All right. So nuclear technology and space mission. So all yours. So recently, UR Rao Satellite Center of ISRO invited proposals for the three-phase development of कुछ रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर है आरटीजी करके। तो उसके लिए प्रपोजल्स मंगवाए, मतलब स्पेस में भी हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। तो यू आर राव सैटेलाइट सेंटर ये बेंगलोर में है। इसरो का एक लीडिंग सेंटर है फॉर एंड टेस्टिंग फॉर ऑल इंडियन मेड सैटेलाइट्स। तो इम्पोर्टेंट है यू आर राव। तो न्यूज़ में था कि सेंटर इन विजन यूजिंग रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर फॉर वही पावर जनरेशन थर्मल मैनेजमेंट ऑफ इसरोज डीप स्पेस मिशन। तो यही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम स्पेस में यूज़ करेंगे। इट्स लाइक ए न्यूक्लियर पावर्ड बैटरी। तो हाँ, तो ये जो है ना, तो ये सी बैक इफेक्ट पे ये वर्क करेगा। जो रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर है ना, तो सी बैक इफेक्ट क्या होता है? हाँ, कंडक्टिंग मटेरियल्स, दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, तो वो जॉइन जॉइन किया जाएगा और एक तरफ हीट किया जाएगा। उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द मटेरियल्स। हाँ करेक्ट है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है दो कंडक्टिंग मटेरियल से, मतलब कंडक्टर हो सकते हैं या सेमी कंडक्टर हो सकते हैं, तो उसमें वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इसी प्रिंसिपल पे रेडियो आइसोटोप मतलब वर्क करता है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप ऐसे दो एलिमेंट्स जिनका कि एटॉमिक नंबर सेम है बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, करेक्ट लाइक है कार्बन सेम। C7 एंड कार्बन C14। हाँ करेक्ट करेक्ट, मतलब प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं उसमें। सर ऊपर ऊपर के साइड में। हाँ, तो इसमें दिया है कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर पावर सिस्टम विथ एप्लीकेशन इन स्पेस। तो हम्म, तो इसमें प्लूटोनियम दिया है। प्लूटोनियम तो हम पे पढ़ते हैं, प्लूटोनियम 238। स्ट्रॉन्शियम भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट्स, स्मॉल डिवाइसेस दैट प्रोवाइड हीट टू कीप स्पेसक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैकेनिकल सिस्टम ऑपरेशनल इन द कोल्ड टेम्परेचर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो ये जो आइसोटोप्स में सॉरी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, कभी कभी क्या होता है किसी प्लैनेट के, मतलब जहाँ पे एनर्जी जो सन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वो प्रेजेंट नहीं होती, तब उसको पावर करने के लिए दिक्कत आती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास होगी तो वहाँ पे भी हम मतलब यूज़ कर सकते हैं इफ़िशिएंटली। राइट। अदरवाइज पावर सोर्स क्या है? अभी सोलर एनर्जी और फ्यूल भी यूज़ सो करते हैं थोड़ा सा ना, और बैटरी। सोलर पैनल्स रहते हैं, तो सोलर एनर्जी। तो नेक्स्ट पे रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर प्रोवाइड पावर हीट टू ए स्पेसक्राफ्ट, फर्स्ट यूज इन स्पेस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इन 1961 फॉर द यूएस ट्रांजिट 4A मिशन। मतलब 1961 में ही यूज़ हुआ था पहले। आप उसमें प्लूटोनियम 238 जो है, इट्स अ फर्टाइल मटेरियल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हाँ। फर्टाइल। हाँ, फर्टाइल नहीं है, ये फिसाइल है। फर्टाइल मतलब वो ओके। होता है कि जिसके अंदर पोटेंशियल है, तो उसके अंदर चेन रिएक्शन करा हम लोग सकते हैं, पर उसके लिए उसको बम्बार्डमेंट करना पड़ता है और एनरिच करना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि
ईरान को ओनली 3% ऑफ एनरिचमेंट वाज अलाउड अंडर JCPOA। तो उसी तरीके से कोई भी जो फर्टाइल मटेरियल होता है उसको और थोड़ा एनहेंस करना पड़ता है। तो एज सच जो फिसाइल मटेरियल होता है वो डायरेक्टली चेन रिएक्शन करने के लिए सूटेबल होता है, मतलब डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो सेम चीज प्लूटोनियम 238 जो है वो भी एक फिसाइल मटेरियल है, जो कि जो हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ रिएक्टर है, तो प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो प्लूटोनियम निकलता है। सो उस सेंस में आई थिंक थोड़ा पता होना चाहिए फिसाइल और फर्टाइल में डिफरेंस। करेक्ट। तो यहाँ पे है मतलब इंडिया इज़ नॉट फर्स्ट कंट्री टू यूज़ RTG टेक्नोलॉजी, ठीक है। और नॉर्मल सैटेलाइट में 4 स्टेजेस होती है। तो पहले स्टेज में कुछ सॉलिड बूस्टर लगाए होते हैं, तो वो एक एक स्टेज करके वो मतलब गिरते जाते हैं, फिर लास्ट स्टेज में वो सैटेलाइट स्पेस में सोलर मतलब ओपन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है वो देखते हैं। रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर में हाउ इट वर्क्स, कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू डिवाइसेस नोन एज थर्मोकपल्स। तो थर्मोकपल क्या होते हैं, वही होते हैं मतलब करेक्ट करेक्ट, जो सीबेक इफेक्ट कंडक्ट, में बोला है ना, कंडक्टिंग मटेरियल्स। हाँ, सीबेक इफेक्ट का। तो natural decay of plutonium-230 produces heat and transfer to one side of thermocouple or produces electricity through transfer of heat. Or excess heat energy is used as a steady source to maintain proper operating temperature. I think वो cold environment होता है ना space में, तो वो भी maintain करने के लिए वो use होता है। और इसके अंदर current ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज बीइंग प्रोड्यूस थ्रू अ फिशन रिएक्शन ऑफ प्लूटोनियम 238। तो ट्रू होगा फॉल्स होगा? true होगा शायद। आई एम गेसिंग। नहीं, ये फॉल्स है। कोई जो चेन रिएक्शन नहीं करा रहे, उसको नेचुरली डिके करने दे रहे, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। इसका मतलब वो नेचुरली डिके होगा, ठीक है। तो उस डिके से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको यूज कर रहे हैं, ऐसे कोई चेन रिएक्शन करा के हम कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करा रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। ये इधर इन्फोग्राफिक में भी लिखा हुआ है, नेचुरल डिके ऑफ यूरेनियम 238 प्रोड्यूसेस हीट दैट इज देन ट्रांसफर्ड टू वन साइड ऑफ द थर्मोकपल, ठीक है। ये एंड फिगर अगर, थर्मोकपल। हाँ, अगर फिशन होता तो मतलब रिएक्शन और भी बड़ा होता ना। हाँ, मतलब फिर रिएक्शन होता और उसमें फिर वो कंट्रोल रॉड्स, हेवी वाटर वगैरह वगैरह वो सब कुछ चाहिए होता, तो वो और ज्यादा मतलब लेंदी हो जाता। करेक्ट करेक्ट। न्यूक्लियर फिशन में सब डिवीजन ऑफ हेवी एटॉमिक न्यूक्लियस होता है ना, मतलब दो, एक से दो बनते हैं, फिर जो एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उससे बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं उसको। और न्यूक्लियर फ्यूजन में कंबाइन होते हैं। सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या फिशन होता है? सर्न के अंदर, सन सन, हाँ। सर्न के अंदर तो प्रॉब्ली फिजन ही कर रहे थे वो लोग, बट वहाँ पे थोड़ा एरिया ऑफ रिसर्च डिफरेंट था। वहाँ पे पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर वो फोकस कर रहे थे कि हम दो हिग्स बोसोन को टकरा देंगे तो क्या होगा, ऐसा करके कुछ था। बट हाँ, वो पार्टिकल एक्सेलरेटर था। आई थिंक इट्स नॉट, does not have much to do with fission or fusion. So it was more like particle accelerator, ठीक है। सन में बोल रहा हूँ सर, मैं, आप सन के बारे में बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं CERN की बात कर रहा हूँ, वो पार्टिकल अच्छा अच्छा, एक्सेलरेटर, ओके, लार्ज मैं हेड्रॉन सन, कोलाइडर। सन के बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा, आप सूरज के बारे में बोल रहे हो? हाँ हाँ, सूरज। सॉरी माय बैड। ठीक ठीक है, वहां तो फ्यूजन ही होता है, वैसे राइट। वैसे एडिशनल इन्फो मिल गया हमें। सन में फ्यूजन होता है दो, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन करके हीलियम बनता है वहाँ पे। तो ठीक है। न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम, तो प्रोपल्शन वही होता है कि प्रोसेस ऑफ पुशिंग और पुलिंग समथिंग, राइट ना, प्रोपल्शन।
तो nuclear power can be used for a rocket propulsion system. NASA is currently working on development of nuclear thermal propulsion system. Okay. NTP system work by pumping a liquid propellant, most likely hydrogen, through a reactor core. Uranium atoms split apart inside the core and release heat through fission. अब fission अभी हमने देखा. Physical process heat up the propellant and converts it to a gas, which is expanded through a nozzle to produce thrust. प्रोपेलेंट लिक्विड प्रोपेलेंट है ना, तो नोजल से हम मतलब थ्रस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं. एनटीपी सिस्टम आर नॉट डिजाइन टू प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ थ्रस्ट नीडेड टू लीव द अर्थ सरफेस. इंस्टेड दे विल बी लॉन्च इनटू स्पेस बाय केमिकल रॉकेट्स बिफोर दे आर टर्न ऑन. मतलब स्पेस में जाने के बाद वो टर्न ऑन करेंगे ना. हाँ हाँ हाँ. तो एक यूएन में भी ऐसा कुछ रिजोल्यूशन था कि प्रिंसिपल रिलेवेंट टू यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर सोर्सेस इन आउटर स्पेस. तो जो यूएन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स है ना, तो उसने वो रिजोल्यूशन पास किया था जब वो 19 कुछ आई थिंक 60 कुछ था ना, यूएसए ने किया था तब. तो तब उसमें अलाउ कर दिया था न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने के लिए, लेकिन इन हाई अर्थ ऑर्बिट. लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा तो थोड़ा हार्म पहुंच सकता है, इसलिए. तो बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी वही है, अल्टरनेटिव टू सोलर पावर, फ्लेक्सिबल लॉन्च विंडोज, आरटीजीआर इंडिपेंडेंट ऑफ सोलर प्रॉक्सिमिटी एंड प्लानिटरी अलाइनमेंट. हाँ वो भी है, करेक्ट. कंटिन्यूस ऑपरेशंस कर सकते हैं हम. इनेबल डीप स्पेस इंटरप्लानिटरी ट्रैवल और हाईली रिलायबल मेंटेनेंस फ्री. मेंटेनेंस फ्री तो नहीं हो सकता ना ऐसे हार्ड एम्प, मतलब हो सकता है एज कम्पेयर टू सोलर. हाँ, विद रिलेटिव है कि उसके कंपैरिजन में कम मेंटेनेंस लगेगा. अभी हमने रिसेंटली एक वो देखा था, स्पेस टेलीस्कोप देखा था जो कि नॉन सर्विसेबल है. नाम याद है उसका? हबल टेलीस्कोप. नहीं, हबल तो पुराना हो गया. नॉन सर्विसेबल है. हाँ, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो नॉन सर्विसेबल, मतलब वहां पे हम लोग जाके उसको सर्विस नहीं कर सकते. हबल वॉज सर्विसेबल, मतलब वहां पे जाके लोग सर्विस कर सकते थे. नेक्स्ट पे ठीक चलते है, हैं. नेक्स्ट पे चलते हैं. आर्टेमिस अकॉर्ड्स. तो ये बता. हाँ, Singapore has become the latest nation, joined 17 other countries to sign the Artemis record. तो एक आर्टेमिस मतलब एक मिथोलॉजिकल ग्रीक गॉडेस है, गॉडेस ऑफ मून. तो इसलिए वो आर्टेमिस आता है. तो आर्टेमिस में एम आता है तो मून ऐसे करके, मून से रिलेटेड ऐसे याद रख सकते हैं. तो इट वॉज अनाउंस बाय नासा, द यूएस सिविल स्पेस एजेंसी इन 2020. इसमें सेट ऑफ गाइडलाइंस है सराउंडिंग द आर्टेमिस प्रोग्राम फॉर क्रूड एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून. Agreement is for lunar exploration and beyond with participation of both international partners and commercial. इंडिया सिग्नेटरी है क्या? नहीं है इसका इंडिया सिग्नेटरी. इंडिया, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी not a signatory to this accord. Correct. So the accord describes a shared vision grounded in the Outer Space Treaty of 1967 to create a safe and transparent environment. अच्छा, मतलब वही उसमें. तो ये बॉक्स में कुछ दिया है कि फैक्टर्स दैट में प्रॉम्प्ट इंडिया टू साइन आर्टेमिस अकॉर्ड. enhance space cooperation among quad countries. Of course, cooperation increase हो सकता है स्पेस.
और नीचे दिया है कि इंडिया कोलैबोरेटिंग विद जापान ऑन ए फ्यूचर लूनर मिशन, उसका नाम है ल्यूपेक्स। तो जापान और इंडिया मिलके लूनर मिशन करेंगे फ्यूचर में, तो उसका नाम ल्यूपेक्स है। और by being a part of accords, India space companies could become a part of global supply chain, और वैसे बेनिफिट दिए हुए हैं। तो वैसे बाकी के क्वाड मेंबर्स है इसके आर्टेमिस अकॉर्ड के सिग्नेटरीज, ओनली इंडिया इज नॉट देयर। Yes. Right. करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पोजिट्रॉन एक्सेस, तो ये क्यों न्यूज में था अभी? वो पॉजिट्रॉन एक्सेस फिनोमिनन कुछ रिवील किया है, मतलब फाइंड आउट किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने। राइट। तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर जो है वो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जिसने मिस्ट्री को अनरावल किया पोजिट्रॉन एक्सेस फिनोमिना को। तो वाज इट व्हाट इज पोजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन एक एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एवरीथिंग मतलब चार्ज, मास सेम है। तो चार्ज इसमें पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव। राइट। तो वो उल्टा कर दिया है, पॉजिट्रॉन का चार्ज जो है वो उल्टा करके मतलब इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको यहाँ पे उल्टा कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, एंड बाकी सब कंडीशंस में वो पूरी तरीके से सेम है। सो व्हाट इज रमन इफेक्ट? उनको नोबेल मिला था इन फिजिक्स 1930 में। हाँ, वो आई थिंक लाइट रे से शायद कुछ रिलेटेड था कि कितने एंगल पे डिफ्रैक्शन होगा। हाँ, ऐसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट से करेक्ट, इतना याद है, स्काई इज ब्लू बिकॉज ऑफ रामन इफेक्ट। राइट। हाँ करेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट समथिंग ऐसे कुछ था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, मीन्स अबाउट पॉजिट्रॉन एक्सेस, excess of positron having energy of more than 10 giga electron volt और 10 giga, हाँ, GeV। तो गीगा कितना होता है? 10^9। तो behavior of positron between 10 and 300 GeV is what astronomers call the positron excess। तो शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है 10 और 300 का, क्योंकि उसी पे वो आर्टिकल है ना। तो now the researchers from RRI propose that cosmic rays while propagating through the Milky Way galaxy interact with matter producing other cosmic rays, primarily electrons and positrons। हाँ, मतलब कॉस्मिक रेज जो होती है हाई एनर्जी प्रोटॉन्स होते हैं उसमें, तो जो है वो स्पेस में मूव करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, मतलब नियरली स्पीड ऑफ लाइट होती है, वो सन से ओरिजिनेट होते हैं और आई थिंक आउटसाइड सोलर सिस्टम ही होते हैं वो। तो उससे भी मतलब ये रमन इफेक्ट से दूसरी मतलब इंटरेक्शन करके अदर कॉस्मिक रेज प्रोड्यूस होंगे। रामन इफेक्ट का कोई ये नहीं है ना? ओह सॉरी, मैंने लिंक कर दिया हो। हाँ करेक्ट। तो मतलब ये ये बोल रहे हैं कि रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। करेक्ट। तो इसमें दिया है कि कॉस्मिक रेज आर हाई एनर्जी पार्टिकल्स दैट मूव थ्रू स्पेस एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट। दे प्रोवाइड वन ऑफ आवर फ्यू डायरेक्ट सैंपल्स। हाँ, ये हो गया। Cosmic rays interact with molecular hydrogen and give rise to other cosmic rays। तो इसमें ऐसा होता है in Milky Way galaxy when two stars मतलब stars जब supernova के बाद, like you know when they are disintegrating or something like that, so after that stage they'll start producing cosmic rays and ये proton excess जो है अर्थ के आसपास बहुत कम है।
these are high energy particles. लेकिन कॉस्मिक सुपरनोवा के बाद जो एमिट होने वाली कॉस्मिक रेज है ना, उसमें प्रोटॉन एक्सेस में है. So these people have found out a way how to capture those protons. So not protons, this anti positrons. पॉजिट्रॉन्स. हाँ. तो अभी ये जो CERN वाला है, इसके अंदर भी हम लोग एंटी मैटर पार्टिकल्स जो हैं उनको स्टडी कर रहे हैं. सो ये चीज याद रखना, इंडिया इज एसोसिएट मेंबर टू CERN. एंड ये CERN है कौन सी प्लेस में? इटली में है. ये Sorry. एक्चुअली जेनीवा लिखा है स्विट्जरलैंड. यहाँ पे. हाँ, स्विट्जरलैंड में है ये चीज. ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं. मतलब बर्न भी स्विट्जरलैंड में ही है ना. हाँ, हाँ, तो ऐसे सन भी स्विट्जरलैंड में ही है करके याद रख सकते हैं. राइट. तो ये था एंटी मैटर के बारे में. मतलब ये थोड़े से टॉपिक ना बहुत कॉम्प्लेक्स रहते हैं, क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग ना तो साइंटिस्ट को है, तो फिर हमें भी होने में मुश्किल ही होती है. तो कंटेंट इसको नहीं भी मिलेगा तो चलेगा. बस इतना याद रख लेना, पोजिट्रॉन एंटी मैटर वाला जो कॉन्सेप्ट था, उस पे ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने एक्सेस पोजिट्रॉन पे ये रिपोर्ट निकाला. ठीक है, नेक्स्ट चलते किससे हैं. रिलेटेड है ये? हाँ, किस चीज से रिलेटेड. राइट. तो नेक्स्ट पे चलते हैं, न्यू मिशन टू वीनस. तो आई थिंक टेस्ट सीरीज में हमने 2 मिशन भी देखे थे. नाम बता दो फटाफट. डाविंसी प्लस एंड वेरिटास. करेक्ट. और इंडिया एक इस पे मिशन लॉन्च करने का प्लान कर रहा है, उसका क्या नाम होगा? शुक्रयान. करेक्ट. तो नासा का ये डिस्कवरी प्रोग्राम जो उसका पार्ट होगा, तो डिस्कवरी प्रोग्राम 1992 में शुरू हुआ था, अब तक चले ही जा रहा है. ठीक है. सो ऐसे वो मिशन लॉन्च कर सकते हैं जहाँ पे फ्यूअर रिसोर्सेज लगे और उसका डेवलपमेंट टाइम थोड़ा सा फास्टर हो. ठीक है. सो डाविंसी के अंदर हम क्या नोटिस कर रहे थे, उसके एटमॉस्फेयर को नोटिस कर रहे थे कि कैसे वो पूरा जो प्लैनेट है बना था, इवॉल्व हुआ था. एंड वेरिटास जो मिशन है उसके अंदर वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अर्थ. माइक से नॉइज आ रहा है यार किसी के. हाँ, ठीक है. राइट. सो डाविंसी प्लस का तो ये डिफरेंस हो गया कि वो वीनस के जो प्लैनेट का कंपोजिशन है उसको स्टडी करेगा एंड कैसे वो इवॉल्व हुआ. वेरिटास में वो स्टडी करेगा उसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को. ठीक है. सो द लास्ट यूएस प्रोब टू विजिट द प्लैनेट वाज मैगलेन ऑर्बिटर इन 1990. तो एक बहुत लंबे समय के बाद हम लोग जो है यहाँ पर रीच करने वाले हैं, एटलीस्ट नासा तो एक लंबे समय के बाद यहाँ पे रीच करेगा. ठीक है. तो फैक्ट्स देख लो वीनस के बारे में, इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो पहला हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में. दूसरा, इसका जो स्पिन है वो एकदम एंटी है फ्रॉम अदर प्लैनेट्स. तो वीनस स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और इसके पास कोई ना तो कोई मून है ना कोई रंग है. ठीक है. इट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन सिस्टर बिकॉज इट्स सिमिलर साइज. एंड रोटेशन की बात करें तो एक सिंगल रोटेशन 243 अर्थ डेज के बराबर है. यानी हम कम से कम 250 बार दिन देख लेंगे तब तक तो ये एक ही बार घूम पाएगा. तो या नियरली हमारा लगभग साल होने वाला होगा और ये एक रोटेशन कर पाता है. तो ये भी कारण है कि ये क्यों इतना हीटेड रहता है. तो ये एक साइड हमेशा सन को फेस करती रहती है लगभग इसकी हमेशा. ठीक है. तो वो चीज इम्पोर्टेंट है. और कुछ ऐड करने के किसी को? हाँ, ठीक है. इसमें आपने बताया था ना कि वी से मतलब डाविंसी प्लस में भी वी आ रहा है, वेरिटास में भी वी आ रहा है, वैसे याद कर सकते हैं. राइट. नेक्स्ट पे चलते हैं फिर. परसिवरेंस. याद रखना है कि कौन सा एटमॉस्फेयर के लिए और कौन सा टोपोग्राफी और ये सब के लिए. राइट. नेक्स्ट पे चलते हैं, परसिवरेंस रोवर ऑफ नासा. तो इसके बारे में कोई बताएगा कि व्हाट इज दिस मिशन ऑल अबाउट, क्या हो रहा है इसमें? ये मार्स के लिए था, वो ड्रिल करने वाले थे उस पे ना, सैंपल के लिए. हाँ, मार्स से सैंपल कलेक्ट करेगा ये.
परसेवरेंस ये रोवर। हाँ, मतलब ये मिशन जो था, इट इज एन एग्जांपल ऑफ हार्ड लैंडिंग, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, स्मूथ लैंडिंग है ये। हाँ, सॉफ्ट लैंडिंग करा था क्योंकि हमने रोवर यहाँ पे उतारा था। तो इस मिशन के अंदर रोवर के साथ एक और कंपोनेंट है, उसका क्या नाम? हम्म, बाकी लोग हैं वो भी बोल सकते हैं डिस्कशन में, रेनेसा, विक्टर, सिक। सो इसमें एक हेलीकॉप्टर है इसके साथ, कॉल्ड इंजेन्युइटी। ठीक है। और अभी हमने ये मिशन जो है इंजेन्युइटी वाला, इसमें ऊपर देखना ये अभी हमने रेडियो आइसोटोप वाला जो हीटर पढ़ा था, वो भी इसमें लिंक्ड है। सॉरी, वो ड्रैगन फ्लाई होगा, वो डिफरेंट है। नहीं नहीं है, सॉरी ये भी है। तो मार्स का 2020 परसिवरेंस रोवर में भी ये चीज यूज हो रही है, रेडियो आइसोटोप थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ऐसा डाल के स्टेटमेंट डाल के पूछ सकता है कि यार ये सिस्टम इसमें डला हुआ है कि नहीं डला हुआ। तो ये अपने को पता होना चाहिए क्योंकि इसरो भी प्रोक्योर कर रहा है और मार्स ऑलरेडी ये जो नासा का परसिवरेंस मिशन है उसमें वो चीज ऑलरेडी यूज हुई है। ठीक है, तो वो उस सेंस में बताऊँ उनसे। और कुछ ऐड करना है किसी को? नो। तो ये जहाँ पे लैंड वाला वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट वजह से पूछ सकता है। तो जीरो क्रेटर है मार्स का, वहाँ पे ये लैंड हुआ था। एंड ये एक एस्ट्रोबायोलॉजी मिशन पे एंशिएंट लाइफ फॉर्म ढूंढने का, कलेक्ट करेगा सैंपल्स वगैरह, वो सब चीज। ठीक है, उस सेंस में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं वाइपर मिशन। तो कोई एक्सप्लेन करेगा ये क्या मिशन था? हाँ, हम्म। ये नाम में ही है, पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर है। ये मून पे, पोलर मून के साउथ पोल पे अ, जाएगा ये। And, वाटर वाटर के लिए मतलब हम्म, इन सर्च ऑफ वाटर। हाँ राइट। We'll explore the extreme environment of the moon in search of water, ice, ऐसे। तो वाइपर से वाटर ऐसे भी थोड़ा सा हो सकता है याद इसको। और नॉर्मली वाइपर हम सब क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, वाटर वगैरह, तो ऐसे सही। याद हो सकते हैं। ठीक है। Right. तो याद रखना नासा का ही मिशन है, जो मून का जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है वहां पे वाटर के लिए सर्च करेगा। पहली बार वाटर का सैंपल कौन से मिशन के अंदर मिला था? चंद्रयान। करेक्ट। चंद्रयान तो फर्स्ट। चंद्रयान, हाँ चंद्रयान फर्स्ट जो मिशन था उसी के अंदर वाटर के सैंपल देखने को मिला था। ठीक है, तो आई थिंक मोर और लेस ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं लूसी मिशन। तो ये कोई बताओ क्या होता है, इस मिशन में क्या है? हाँ, जो यूजुअली मार्स और जुपिटर के बीच में जो ऑब्जेक्ट्स है, एस्ट्रॉइड्स है ना, तो कुछ एस्ट्रॉइड्स ऐसे रहते हैं जो प्लैनेट के बहुत नजदीक वाले ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। उनको ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। तो लूसी मिशन से आई थिंक दे आर प्लानिंग टू डिस्ट्रॉय दीज एस्ट्रॉइड्स। नॉट डिस्ट्रॉय तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक मतलब है, वो स्टडी डी स्टडी करने जा रहा है। बस एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। राइट। तो एक्सप्लोर करने का मिशन है। ट्रोजन वही लूज ग्रुप के अंदर होते हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो हमें पता है कि क्यूपियर बेल्ट है। तो क्यूपियर बेल्ट कहाँ पड़ता है and इसका सिग्निफिकेंस क्या है? नेपट्यून। हाँ, नेपच्यून के जो बाहर एक एस्टेरॉइड बेल्ट है उसको क्यूपियर बेल्ट कहते हैं। इसके अलावा मार्स और जुपिटर के बीच में भी एक एस्टेरॉइड बेल्ट है। ठीक है,
तो एस्टेरॉइड होता क्या है, पहले भी हमने लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि ये जब हमारा पूरा सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स बन रहे थे, उसी दौरान कुछ इस टाइप के सिस्टम्स भी बने थे जो कि प्लैनेट नहीं बन पाए। ठीक है, तो वो स्मॉल रॉकी सब वो ही रह गए रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स, उनको एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, एक कॉमेट भी होता है सिमिलर लाइंस पे, लेकिन कॉमेट में डिफरेंस ये होता है कि उसके पीछे एक ट्रेलिंग लाइट होती है, मतलब एक टेल लाइट जैसा दिखता है, क्योंकि उसमें कॉस्मिक सॉरी उसमें जो फ्रोजन गैस रॉक डस्ट होता है वो बर्न होता रहता है, जिसकी वजह से वो एक लाइट छोड़ता हुआ जाता है अपने पीछे की तरफ। ठीक है, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने रिसेंटली मीटियोर्स मीटियोराइट और मीटियोराइड में डिफरेंस देखा था, तो कोई बता सकता है डिफरेंस क्या होता है? हाँ, मेटेओराइड जो होता है वो स्पेस में होता है, और मेटियोर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद मेटियोर बनता है, और अर्थ को जब टच करता है तो वो मेटेओराइट बनता है। तो इसमें आपने बताया था कि मेटेओराइट के लास्ट में ई आता है ना, तो ई मतलब अर्थ से टच करता है। हम्म, और उसके बाद मैंने ये भी किया था कि मेटेओर है, मेटेओर के बाद आर आता है ना, तो हम्म, एटमॉस्फेयर के बाद भी आर आता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। और मेटेओराइड मतलब लास्ट में रॉइड है, तो जो स्पेस राइड करते हैं ऐसा कुछ। बहुत बढ़िया। तो मीटियोराइट में लास्ट में ई है, तो इसका मतलब वो लास्ट में अर्थ को हिट हिट करता है। मीटियोराइड के अंदर जैसा भी स्वप्निल ने बोला कि वो राइड कर रहा है, तो वो उसका एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रिप है। एंड जो मीटियोर होता है वो हमें वो शूटिंग स्टार की तरह दिखता है कि वो एकदम शूट करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो यही मेजरली डिफरेंस है तीनों के बीच में, तो ये पता होना चाहिए। कॉमेट्स हमने देख ही लिया। एस्टेरॉइड्स की बात करें तो दे कैन बी फाउंड इन टू मेन बेल्ट्स, तो हमने वो देख लिया, मार्स और जुपिटर जुपिटर के बीच में। एंड एक जो है वो क्यूपियर बेल्ट में। ठीक है, तो ट्रोजन और एस्टेरॉइड्स दैट share an orbit with larger planet, near Earth asteroid which has orbit that pass close to Earth। ठीक है, तो ये चीजें आई थिंक तो ये इम्पोर्टेंट तो नहीं था इसके अंदर। लूसी मिशन में हम जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड है जुपिटर के उनको स्टडी करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड स्काउट, तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बता सकते हो क्या? ये भी सिमिलर है ना टू ऑब्जर्व नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स। राइट, तो अर्थ के आसपास जो नियर अर्थ ऑर्बिट है उनको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो इसके अंदर हम करने के वाले हैं, एक मिनिएचराइज स्पेसक्राफ्ट रहेगा जिसका नाम रहेगा क्यूबसेट। ठीक है, सो ये फ्लाई इन इन जो एस्टेरॉइड्स है इनके आसपास से फ्लाई करेगा एंड फिर डाटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, सो ये अमेरिका का फर्स्ट मिशन होगा जिसके अंदर स्पेशल सोलर सेल प्रोपल्शन सिस्टम डाला है। ठीक है, तो सैटेलाइट के मूवमेंट के लिए एक स्पेशल सिस्टम डाला गया, तो उसका भी एक तरीके से। ठीक है, तो उस सेंस में ये इंफॉर्मेशन क्या क्या देगा, एस्टेरॉइड के फिजिकल पैरामीटर, कैसी ऑर्बिट है, कैसा शेप है, कैसा रोटेशन है, डस्ट क्या है, डेब्री क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो ये है नियर अर्थ एस्टेरॉइड स्काउट, और स्पेसक्राफ्ट इसमें जो यूज होगा उसका नाम है क्यूबसेट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमें पता लग ही गया, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑसिरिस प्लानिटरी रेक्स। और इंटरप्लानिटरी में क्या डिफरेंस होता है? प्लानिटरी तो मतलब एक प्लानिट के ही रिगार्डिंग हो गया, बट इंटरप्लानिटरी मतलब अमंग डिफरेंट प्लानिट, जैसे कह रहे हैं ना फ्लाई बाय, तो ये ऐसा किसी की ऑर्बिट में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मार्स मिशन को हम लोग कह रहे थे कि हाँ वो एक प्लानिटरी मिशन है कि वो मार्स को स्टडी कर रहा है, बट ये इंटरप्लानिटरी है, मतलब ये और भी हेवनली बॉडीज को स्टडी करेगा, तो ये फ्लाई बाय करता जाएगा एंड अपने रास्ते में जो जो इसको मिलता जाएगा उसको स्टडी करता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज ऑसिरिस रेक्स, तो ये काफी टाइम से न्यूज है, मतलब आई थिंक जब से मैंने साइंस एंड टेक पढ़ना शुरू किया तब से ऑसिरिस रेक्स हमेशा न्यूज में रहता है, तो बताओ इसमें क्या कर रहे हैं? ये भी वही है, नियर अर्थ ऑर्बिट को ऑब्जर्व करना। ये सॉरी एस्ट्रॉइड को ये एस्ट्रॉइड का नाम बेनू है एंड इट कलेक्ट्स सैंपल्स फ्रॉम बेनू।
राइट। मतलब नियर अर्थ तो नहीं कह सकते, हाँ मतलब कह सकते हैं कि नियर अर्थ ही है, कि वो आ रहा है रास्ते में से। तो उस पे ये स्पेसक्राफ्ट करेगा क्या, ये लैंड करेगा, ठीक है, एंड वहां से सैंपल कलेक्ट करके लाएगा, ठीक है। सो ये जो बेनू है, ये इट इज बिलीव कि ये मार्स जुपिटर वाला जो बेल्ट है वहीं से निकला था, एंड वो अर्थ के पास आएगा। तो उस टाइम इन्होंने ऐसा कैलकुलेशन करके लॉन्च किया था कि जब ये पास आएगा तब हम लोग ये मिशन लॉन्च करेंगे, एंड ये वापस वहां से सैंपल कलेक्ट करेगा और वापस लाएगा, ठीक है। सो सिमिलर एक जापान का भी मिशन है, उसका क्या नाम है? हयाबूसा। करेक्ट। तो हायाबूसा भी सिमिलर मिशन है। आई थिंक उसने वो लैंडिंग वैंडिंग वाला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, वो रिटर्न जर्नी पे, ठीक है। Asteroid, what is the general classification of asteroids? जैसे कार्बोनेशियस, silicaceous and metallic, C asteroids, S asteroids and M asteroids. अच्छा। यहाँ पे बी टाइप भी लिखा है। हाँ, यहाँ B पे type comes under C type, like बहुत सारे हैं but major हैं C type, S type and M type based on the material which is available in those asteroids. ओके, राइट। बी से बेनू, मतलब अगर आ जाए तो ऐसे भी कर सकते हैं लिंक। राइट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज डार्ट मिशन। तो आई थिंक ये भी हमने रिसेंटली शायद पीटीवीटी में पढ़ा था। तो ये बता दो इस मिशन में क्या करें। इसमें डिस्ट्रॉइंग है। हाँ, इसमें डिस्ट्रॉइंग कर रहे हैं। तो किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करें? ये एक ये एस्ट्रॉइड है ना, डिडिमोस। हम्म हाँ, ये एस्ट्रॉइड को ऑर्बिट करते हुए एक और छोटा एस्ट्रॉइड है, डाइमॉर्फोस। तो डाइमॉर्फोस को डिस्ट्रॉय करेंगे एंड उससे पार्टिकल्स कलेक्ट करेंगे। इसमें कलेक्ट करने का तो नहीं है। इसमें बस ये है कि सपोज कोई अर्थ के अंदर फ्यूचर में कोई एस्ट्रॉयड हाँ, अर्थ की तरफ आ रहा है, तो हम लोग उसको टारगेट करके कैसे उसे अर्थ के डायरेक्शन से बाहर कर दें ताकि वो अर्थ के आके ना टकराए। तो बेसिकली ये मिशन का ऑब्जेक्टिव रहेगा। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक स्पेसक्राफ्ट को क्रैश कराएंगे इन एस्ट्रॉइड टू चेंज इट्स कोर्स। मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि उस पर ले जाके कोई एटम बम फोड़ रहे हैं कि वो पूरा खत्म हो जा रहा है, बस उसको ऐसा वो इम्पैक्ट करेंगे स्पेसक्राफ्ट से कि उसका जो ऑर्बिट है वो चेंज हो जाए। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव है इसका। तो ये जो अ, अभी जैसा दीप्ति ने बताया कि एक मूनलेट है, डायमॉर्फस, ठीक है, जो कि ऑर्बिट कर रहा है डिडीमॉस एस नाम के एस्ट्रॉइड को, ठीक है। तो उसको हम लोग टेस्ट करेंगे उसके ऊपर इम्पैक्ट करके, ठीक है। तो ये मिशन रहेगा इसके अंदर। तो नासा का ये मिशन है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इमेजिंग एक्सरे पोलैरीमीटर एक्सप्लोरर। तो इसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? ठीक है। तो ये एक जॉइंट मिशन है नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी का, जो कि स्टडी करेगा यूनिवर्स के कुछ एक्सट्रीम फिनोमेना को, लाइक सुपरनोवा, सुपर मैसिव ब्लैक होल, ठीक है, या और हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। सो दिस mission is of 2 years and observatory will be 600 kilometer altitude orbiting around Earth's equator. So अगर हम इस ऑर्बिट को क्लासिफाई करें तो कौन सी ऑर्बिट में रहेगा ये मिशन? लो अर्थ मीडियम ऑर्बिट। अर्थ। नहीं नहीं नहीं, लो अर्थ में रहेगा, ठीक है। अच्छा, अप टू लाइक 1000 to 1200 हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में ही कंसीडर करें, ठीक। 200 to 2000। राइट।
इससे पहले हमने कार्मेन लाइन का डिस्कशन किया था पीटी में, तो वो याद है कार्मेन लाइन क्या थी? 100 किलोमीटर पे होती है वो। नहीं वो तो ठीक है, A लेकिन होती line क्या है? between atmosphere of Earth and space, outer space. एंड सिग्निफिकेंस क्या होता है कार्मेन लाइन का? उसके बाद मतलब ग्रेविटी नहीं रहती वर्क नहीं शायद। करती है ज्यादा। हाँ, मतलब ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद जो स्पेसक्राफ्ट है, अगर उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं है तो उसको थ्रस्ट नहीं मिल पाएगा उतना। तो पहले ही अगर वो उस स्पीड से नहीं दौड़ा तो वो ऑर्बिट तक रीच नहीं कर पाएगा और फिर वो नीचे आ जाएगा वापस उड़ता उड़ता। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस्ट। सो ये जो है ये अगेन नासा का ही एक प्रोग्राम है विच इज़ लेड बाय मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर ये डिस्कवर करेंगे एक्सो प्लानट को जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर पड़ रहे हैं। एक्सो प्लानट इज एनी प्लानट दैट इज बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। तो एक गोल्डी लॉक जोन भी होता है, वो क्या होता है? Habitable space around sun. हम्म, मतलब Not किसी too भी cold, not too hot. किसी भी स्टार के अराउंड ऐसा जोन which is not too hot, not too cold, and where life could probably exist or water could exist. ठीक है, तो अर्थ भी है जो वो सन के गोल्डी लॉक जोन में है। ठीक है, सो उस सेंस में इम्पोर्टेंट है। और ये जो टेस्ट मिशन है ये ऐसी एक्सो प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे पॉसिबल लाइफ मिल सकती है। ठीक है, तो ये है इसके अंदर। और कुछ ऐड करना है किसी को? ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट ऐसा प्लैनेट जिसने अब तक अपनी क्लियर ऑर्बिट नहीं स्पेसिफाई कर पाया है। ठीक है, या अपनी एक यूनिक ऑर्बिट नहीं डेवलप कर पाया है, वो दूसरों के ऑर्बिट में कट कर रहा है, तो वो यूजली ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है, जैसे प्लूटो हो गया। राइट, करेक्ट। तो इसमें सीक्वेंस बता दो हमारे सोलर सिस्टम में, लाइक इफ वी गो फ्रॉम सन टू प्लूटो, तो कौन कौन सा पहले, मतलब कौन सा पहले आएगा और कौन सा लास्ट में आएगा सोलर सिस्टम में? क्या ड्वार्फ Mercury, प्लैनेट? Venus. हम्म। अच्छा, क्या? मर्क्यूरी, वेनस, मरकरी। अर्थ, मार्स। Venus भी वो dwarf नहीं, है क्या? अरे वो नहीं भाई, ड्वार्फ प्लेनेट की बात हो रही है। अच्छा, ड्वार्फ प्लैनेट। सीरियस सीरीज करके कुछ है ना पहले, हम्म फिर प्लूटो है, कुछ माके माके करके भी है, फिर Make- इरिस भी है, ऐसे हम्म। सीक्वेंस नहीं मालूम। हाँ, तो नाम एकदम सही बताया, इरिस, प्लूटो, आई थिंक होमिया नहीं बताया था, होमिया, मेक और सीरिस। ठीक है, अच्छा, तो मेक हाँ, तो ऑर्डर इनका यही यही चीज़ है कि सबसे पहले आपका आता है हाँ, The Ceres, then Pluto, then Haumea, then Makemake, then Eris. And Ceres only planet, मतलब 12 planet है जो inner solar system में है. हाँ इनर सोलर सिस्टम है, बाकी सारे ऑलमोस्ट बाहर की तरफ भी हैं। या वो चीज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन, LCRD। तो इसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? Using laser technology for communication. पहले radio frequency communication होती थी. हम्म, right। तो ये इंफ्रारेड लाइट यूज कर रहा है विच हैज अ shorter wavelength than radio waves, helps in transmission of more data in short period of time। ठीक है, तो एडवांटेज ये रहेगा कि कम वेवलेंथ की वजह से ज़्यादा फास्टर कम्युनिकेशन होगा। And with current radio frequencies, it makes roughly 9 weeks to transmit complete map of Mars back to Earth. Lasers can accelerate it into 9 days। ठीक है, तो वीक से सीधा डेज में आ रहे हैं हम लोग
तो ये इतना ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा इस चीज़ का। और यूज़ क्या हो रहा है लेज़र के अंदर, तो इंफ्रा रेड जो लाइट है वो यूज़ हो रही है इसके अंदर। कुछ और ऐड करना है किसी को? एक जस्ट लेज़र का लॉन्ग फॉर्म पता है क्या किसी को? लाइट एम्प्लीफाइड स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। करेक्ट है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें ना एक रूबी लेज़र भी फेमस है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है उसके। तो किसी रूबी वगैरह नाम आ गया तो लेज़र मतलब हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ज़्यूरोंग रोवर है, ये बता दो इसके बारे में कुछ। मार्स पे भेजा है चाइना ने इस रोवर को, and it has become the second country after US to send a rover. तो ये 2000 kilometers away from जेरो क्रेटर, जहाँ पे यूएस परसेवरेंस रोवर ने लैंड किया था। हाँ, उतना ही है। राइट, तो आई थिंक ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, और तो कुछ ज़्यादा है नहीं। तो स्पेस सेकंड में फेयरिंग क्या नेशन क्या होता है? जस्ट फॉर, उसमें लिखा स्पेस है ना फेयरिंग? चाइना। हाँ, मतलब कोई भी ऐसा कंट्री जो कि ऐसे स्पेस मिशन कंडक्ट करा रहा है तो स्पेस फेयरिंग बोलते हैं, कि वो आउटर स्पेस में मिशन कंडक्ट कर पा रहा है। अच्छा, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी उनके पास बाहर जाने के लिए, स्पेस कैपेबिलिटीज ऐसे। राइट। वैसे तो इंडिया हो जाता ना फिर, सॉरी, इंडिया इज द फर्स्ट एशियन कंट्री ना टू रीच मार्शियन ऑर्बिट। लेकिन यहाँ पे हम रोवर की बात कर रहे हैं ना, वो मतलब एशिया का फर्स्ट हो गया वो। नेक्स्ट इज शेंजू 12 एयरक्राफ्ट। तो ये 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाएगा, जो उन्होंने स्पेस स्टेशन बनाया, टियांगोंग स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो अभी तक वर्ल्ड में कितने स्पेस स्टेशन है? एक सिंगल। हाँ, मतलब अभी तक तो एक ही था, मतलब ये चाइना वाला तैयार हो गया, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब बात चल रही है कि शायद रशिया और यूएस भी अपना अलग अलग बना लेंगे शायद स्पेस स्टेशन। तो तब तब देखेंगे, बट अभी ये 2 हो गए हैं। ठीक है, तो ये सेंजू जो है स्पेस क्राफ्ट है जो लेके गया वहाँ पे, और 11 एस्ट्रोनॉट्स जो है अब तक भेज चुका है वो, बिकमिंग द थर्ड कंट्री टू डू सो ऑन इट्स ओन इन 2003। ठीक है, तो यूएस लेजिस्लेशन ने बार कर रखा है चाइनीज एस्ट्रोनॉट को आईएसएस पे आने पे। और आईएसएस जो है वो एक जॉइंट कोलैबोरेशन है बिटवीन यूएस, रशिया, कनाडा, यूरोप एंड जापान। और यहाँ पे बंदे मोस्टली जाते हैं, तो वो रॉसकॉस्मोस का जो लॉन्चिंग स्टेशन है, प्रॉब्ली कजाकिस्तान में शायद, तो वहाँ वहाँ से ये लोग जाते हैं। ठीक, तो एक नेक्स्ट इज स्टेटमेंट है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होते हैं उनके जो रूल होते हैं वो यूएन की बॉडी ने मतलब बनाए हुए हैं, गवर्न करता है। फॉल्स। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी के थ्रू होते हैं इसके रूल। राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइन ग्रेन्ड ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन इन हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग इमेजरी पेयर 1M। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले कोई ये बता दो कि ये रेजोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज रेजोल्यूशन? नंबर ऑफ कैमरे में भी बोलते पिक्सेल्स। हैं। हाँ, पिक्सल्स कितने होते हैं? मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप जो आपका जो कैमरा है वो कितने डिस्टेंस तक की इमेज को डिस्टिंक्ट कर सकता है। मतलब लेट्स से अगर कोई दो बॉल 10 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ी है, तो कोई नॉर्मल सा फोन होगा उसको वो एक ही दिखेगा,
मतलब वो डिस्टिंग नहीं कर पाएगा कि दो ऑब्जेक्ट पड़े हैं, उसको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो एक क्लैरिटी से दिखना का मतलब होता है कि वो उसका एक सही रेजोल्यूशन है। ठीक है, तो ये नासा सॉरी चाइना का ये सैटेलाइट इमेजिंग डेटाबेस रहेगा, जिसके अंदर चाइना एआई की मदद से जो एरर्स है उनको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये फाइन ग्रेन्ड ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग इमेजरी, फेयर 1M इस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये डेटाबेस यूज करके अपने एआई को ट्रेन करेगा, जिससे कि ये जो कई जो इमेजेस जैसे हम बात करते हैं ना कि पिक्सल को खोलते हैं तो फिर फटने लग जाता है, तो वो चीज़ों को आप एआई खुद रेक्टिफाई कर देगा। ठीक है, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी ओपन रहेगा, तो ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है, नहीं तो जनरली इनकी जो चीज़ें होती है वो अपने तक ही रखते हैं लोग। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या इसमें? नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज टुंड्रा सैटेलाइट। तो ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया एंड क्या ऑब्जेक्टिव है? रशिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये मिलिट्री अर्ली वार्निंग सिस्टम सैटेलाइट्स है। तो ये मतलब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स में या कोई भी होगा तो उनका ट्रेजेक्ट्री भी ये ट्रैक कर सकता है, और ये मतलब सर्विलांस के लिए भी काम आएगा काफ़ी ज़्यादा। और उसको याद करने के लिए ऐसे रख सकते हैं, टुंड्रा रीजन थोड़ा मतलब नॉर्थ में ही होता है, तो रशिया नॉर्थ में ही है। राइट, तो क्रूज मिसाइल की भी ट्रेजेक्ट्री ये नोटिस कर सकता है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, फॉल्स। क्यों? क्योंकि उनका कोई सेट पैटर्न नहीं होता हाँ, ना, और वो करेक्ट। लो मतलब काफ़ी अर्थ सरफेस के काफ़ी क्लोज उड़ती हैं, मतलब बैलिस्टिक का ट्रैवलर। पैराबोलिक रहता है, क्रूज मिसाइल जैसे चाहे वैसे इट कैन बी। राइट, इनफैक्ट अभी हमने शायद पढ़ा था कि चाइना ने एक ऐसा मिसाइल बनाया बैलिस्टिक ही है जो साउथ पोल से आके अटैक कर देगा, मतलब अर्थ का पूरा रोटेशन लेगा और साउथ पोल से आके अटैक करेगा। तो उस सेंस में भी थोड़ा इम्पोर्टेंट उस चीज़ को देख लेना। तो टुंड्रा एक मिलिट अर्ली वार्निंग सैटेलाइट सिस्टम इन लोगों ने तैयार किया, तो बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ पहले वार्निंग दे देगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्लाज्मा क्रिस्टल इन्वेस्टिगेशन। तो ये क्या चीज़ है? ये मतलब जॉइंट मिशन है रशिया और यूरोपियन एजेंसीज का, जो भी काफ़ी रेयर है। ठीक है, तो इसमें जो अपने एटॉमिक मटेरियल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसको मतलब ये स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, बट स्पेस में जीरो ग्रेविटी के अंदर वो थोड़ा मतलब स्लो जाता है प्रोसेस, तो वहाँ पे वो देख सकते हैं कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं सारे एटॉमिक पार्टिकल्स। तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कैसे मतलब लाइफ इवॉल्व हुई है, और बाकी और कुछ होगा इसका। करेक्ट। सो ये प्लाज्मा जो है ये कौन सा स्टेट होता है मैटर का? फोर्थ। करेक्ट। फिफ्थ कौन सा है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज एनविजन। तो ये यूरोपियन एजेंसी का मिशन है टू प्लैनेट वीनस। ठीक है, तो अब तक ये तीसरा मिशन हम लोगों ने पढ़ लिया। इससे पहले डाविंसी प्लस और वेरिटास देख लिया था। अब एनविजन है, अगेन कैपिटल वी आ रहा है इसके अंदर, लेकिन इसमें भी कंट्रीब्यूशन नासा से मिल रहा है। तो ये 2030 के अंदर लॉन्च होगा, तो अभी काफ़ी टाइम है। एंड ये एटमॉस्फेयर को भी स्टडी करेगा, सरफेस को भी स्टडी करेगा, और वहाँ पे जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में उनको भी स्टडी करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट इज होप प्रोब फर्स्ट इमेज ऑफ मार्स अरोरा। आई थिंक अभी शायद क्वेश्चन पूछा भी था शायद अतुल ने इससे पहले वाले सेशन में इसके बारे में, तो आई थिंक ये तो कवर्ड हो ही गया। किसी को कुछ और पूछना है? अदरवाइज नेक्स्ट पे चलते हैं।
So next is ब्री शीट 2 प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में कुछ बता दो, कौन सी कंट्री का मिशन है? इसराइल का है। हम्म, इसराइल एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, लूनार मिशन है ये भी। इसमें 3 स्पेसक्राफ्ट्स होंगे, ऑर्बिटर एंड 2 लैंडर्स टू द मून to conduct experiments and collect data. Presently, US है, सोवियत यूनियन है, चाइना है, सक्सेसफुल स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग ऑन मून। तीन ही है। इससे पहले भी इन्होंने एक ब्री शीट नाम से मिशन लॉन्च किया था जो फेल हो गया था। तो उसमें ना कुछ ऑर्गेनिजम्स इन्होंने छोड़े थे, ये कोई नाम याद है उनका? टार्डिग्रेड्स। वाटर बेयर्स बोलते हैं या फिर टार्डिग्रेड। मॉस पिगलेट्स भी बोलते हैं उन्हें। हम्म, तो छोटे छोटे वो ऑर्गेनिज्म छोड़े थे जो कि ट्रीटी के अगेंस्ट थे, आउटर स्पेस ट्रीटी। उसमें ये बोला था कि ऐसा कोई मिशन में ऐसे कोई जानवर वगैरह नहीं भेजने हैं। तो उन्होंने उसको भी कहीं ना कहीं वो करा था, डिसओबे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये याद रख लेना, 3 स्पेसक्राफ्ट रहेंगे इस मिशन में, अपने आप में मतलब उस सेंस में यूनिक है कि एक ऑर्बिटर है और 2 लैंडर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पोलर एरिया स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट पासी पे। तो इसके बारे में कुछ बता दो, व्हाट इज दिस मिशन ऑल अबाउट? ये इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव स्काई सर्विंग प्रोजेक्ट है। मतलब जो पोलराइजेशन है ना लाइट का, तो स्टार से कमिंग फ्रॉम स्टार्स, तो उसका वो एनालिसिस करेंगे एंड डिटरमाइन, इट कैन हेल्प्स टू डिटरमाइन स्टार्स लोकेशन। राइट। तो एक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जैसा तो अपने ने बताया कि इसके अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स से जो लाइट आ रही है उसको पोलैरिमीटर से यूज करके लाइट सिग्नल्स को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, और इंडिया इस मिशन का पार्ट है, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज। नेक्स्ट पे चलते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है? छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो ना। हम्म, तो पोलरॉइड नहीं होते हमारे, मतलब सन ग्लासेस में पोलरॉइड्स होते हैं। सनग्लासेस। हाँ, तो उसमें क्या होता है, एक पोलर लेंस होता है, तो उसमें कुछ स्लिट्स इस तरीके से बनी हुई होती है। ठीक है, तो लाइट जो है वो बेंड करती है, अपने को पता है। पोलैरीमीटर में क्या होता है, दो ऐसा लेंस का ये पेयर रहता है, एंड ये मूव करता है, तो उस हिसाब से लाइट का अंदर बाहर होना वो कम ज्यादा होता है। ठीक है, उसी उसी फिनोमेना को यूज करके ये पूरा स्टडी कर रहा है उनसे आने वाली लाइट। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। लूनर एक्लिप्स एंड सोलर सुपर मून। तो अ, जो हमारा लूनर इक्लिप्स होता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बता दो कि उसमें कौन सा प्लान, मतलब अर्थ सन मून कहाँ कहाँ होते हैं लूनर इक्लिप्स में। तो ये डायग्राम फर्स्ट वाला है, लूनर एक्लिप्स का ही है, जिसमें मतलब मून आपका छिप जाता है शैडो में, अम्ब्रा रीजन में। हम्म, और ये तब कम्प्लीटली मतलब शेडो रीजन में आ जाएगा अर्थ के अम्ब्रा रीजन में, तो उसको बोलते हैं टोटल लूनर एक्लिप्स। देन ये पार्शियली होगा तो उसको बोलते हैं पार्शियल लूनर एक्लिप्स। देन ये मून अगर जो शिफ्ट हो गया, मतलब जो वो नीचे वाले डायग्राम में गिवन है 5 डिग्री एंगल वाले, तो ये पेनुम्ब्रा वाले रीजन में आ जाएगा, मतलब पार्शियल शेडो में, तो उसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा लूनर एक्लिप्स। और सुपर मून तब बोलते हैं जब फुल मून होता है, मतलब पूर्णिमा, एंड न्यू मून अमावस्या। हम्म, और ये जब क्लोजेस्ट होता है मतलब पेरिजी, क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो जब सबसे क्लोज होता है
अर्थ के, तब बनता है। सबसे बड़ा दिखता था। नेक्स्ट है समर सोलिस्टिस। तो ये बता दो इसमें ये कब? एक और होता है ना, ब्लड मून, क्या होता है वो लाल रंग का हो जाता है। हाँ वो कैसे होता है, वो एक बार बताओगे? मैं भूल गया था। मैं भी भूल गया, देखना वो, पड़ेगा वो। वो शायद मंथली मैगजीन में था किसी। कोई नहीं, देख के एक बार कर उसको डिस्कस कर लें। नेक्स्ट पे चलते हैं। समर सोलिस्टिस, तो ये बता दो इसमें क्या होता है? तो ये भी सिंपल है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब सन ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, हम्म, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब, तो तब हम्म, समर सॉल्स्टिस होता है। तो ये 21 जून को मतलब होता है, उसी दिन अपना वर्ल्ड योगा डे भी होता है। देन विंटर सॉल्स्टिस होता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उसमें होता है, मतलब ओवरहेड होता है सन। देन 2 इक्विनॉक्स होते हैं, एक वर्नल इक्विनॉक्स, एक ऑटमन। तो शायद विंटर वाला 22 दिसंबर होता है ना डेट, या हम्म, 23 होता है, कुछ ऐसे ही होता है। हाँ, और इक्विनॉक्स होता है 22 मार्च, और एक 23 सितंबर, जिस दिन मतलब ये इक्वेटर पे मतलब ओवरहेड होता है। तो जितना नॉर्थ पोल पे भी इक्वल डे और नाइट होगा, और सेम इक्वेटर पे होगा। मतलब जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा, तो तब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इक्वल डे एंड नाइट होंगे, ऐसे सदर्न हेमिस्फेयर में होगा तो तब इक्वल डे एंड नाइट होंगे पोल्स और इक्वेटर पे। तो समर सॉलिस्टिस जो होता है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, ट्रू और फॉल्स? इंक्लिनेशन की वजह से। फॉल्स। करेक्ट है, फॉल्स है वो, इंक्लिनेशन। और दूसरा उसके रिवॉल्यूशन। रेवोल्यूशन की वजह से। तो ये दो फैक्टर है। इसमें एक चीज और याद रखना कि जब सन जो है समर सॉलिस्टिस में होता है, तो जो इनकमिंग रेडिएशन होता है वो 30% हायर होती है एट द नॉर्थ पोल देन एट द इक्वेटर। ठीक है, तो फिगरेटिवली ये आइडिया लग जाना चाहिए कि रेडिएशन जो है हाई रहती है नॉर्थ पोल के ऊपर। नेक्स्ट पे चलते हैं। जेनन 1T, तो ये क्या चीज़ है? तो ये एक मतलब डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट है, काफी सेंसिटिव। ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी एक इटली में वहाँ पे मतलब हुआ है ये। तो ये हमें पता ही है, जो भी हम मतलब देखते हैं जितना यूनिवर्स ये सब कुछ गैलेक्सीज, तो ये 5% कॉन्स्टिट्यूट करता है सर। बाकी सारा डार्क मैटर है या डार्क एनर्जी है। तो ये उसी को मतलब स्टडी करने के लिए है। तो हम ये देखते हैं कि कुछ, जैसे प्लूटो के बाद एक प्लेनेट 9 करके था, तो वहाँ पे एक कोई ऐसे ही था, मतलब सेलेस्टियल बॉडी थी। तो उसकी ऑर्बिट मतलब थोड़ा वेग सा वो कर रही थी, तो मतलब उसकी ग्रेविटी की वजह से मतलब उसकी ऑर्बिट मतलब डिफाइंड नहीं थी। तो इस टाइप से मतलब ये फेनोमेना हमें पता नहीं है, तो उसको स्टडी करने के लिए है ये। राइट। सो इसमें एक आइस क्यूब करके ये डिटेक्टर भी है, पार्टिकल डिटेक्टर है जो हमारे साउथ पोल पे है, जो ये मासलेस सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं कॉल्ड न्यूट्रिनो, उनको डिटेक्ट करने का काम करता है। तो ये आइस के अंदर दबा के रखा हुआ है, और ये डार्क मैटर को भी स्टडी करने में काम आता है। आई थिंक न्यूट्रिनो पे तो शायद सवाल भी पूछा हुआ है ना यूपीएससी में। कोई पीवाई क्यू है कि न्यूट्रिनो पे कभी पूछा हो? अभी तो याद नहीं आ रहा, बट जो लास्ट वाली लाइन दी हुई है इसके ऊपर तो आया हुआ है कि डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन स्पेस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडशिफ्ट फेनोमेना, ये वाला तो पूछा हुआ है। हम्म, ठीक है। तो ये याद रखना, जेनन 1T जो है ये डार्क मैटर के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, एंड इटली के अंदर ये वर्क हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गामा रे बर्स्ट, GRB। ठीक है, तो एक सवाल पूछता हूँ। गामा रेज आर द मोस्ट हाई फ्रीक्वेंसी वेव वी नो ऑफ, या मोस्ट पावरफुल वेव्स वी नो ऑफ, ट्रू और फॉल्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग तो ट्रू है ये। हाँ, EM वेव्स के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग करेक्ट। मतलब उनसे EM वेव में हमारे पास अभी करंटली उससे ऊपर कोई वेव नहीं है।
सबसे ऊपर वही वेव है। सो ये जो GRB है, डिटेक्टेड इन स्पेस में हेल्प इन प्रोबिंग स्टेलर एवोल्यूशन। तो ये शॉर्ट लिव्ड एक्सप्लोजन जो होता है जिसमें से हाई एनर्जेटिक गामा रेज निकलती है, वो कुछ सेकंड या कुछ मिनटों तक का होता है। And they are thought to be generated during the formation of black hole. They shine about 1,000,000 trillion times as bright as sun, and they are known to occur at huge distances from Earth towards the limits of observable universe. ठीक है, तो गामा रे बस जो इवेंट होते हैं मोस्टली जब ब्लैक होल फॉर्म हो रहा होता है तब देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो टाइमलाइन थोड़ा सा आई थिंक इम्पोर्टेंट हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट, एनसीक्लेडस। तो ये नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट है, has detected methane along with other compounds like dihydrogen, carbon dioxide during flybys of Saturn, Moon, Enceladus। ठीक है, तो कैसिनी जो है ये अगेन सैटर्न के लिए मिशन है इनका, जो कि वो सैटर्न के अराउंड फ्लाई बाय करेगा एंड उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। तो इसलिए एनक्लेडस जो उसका मून है उसको स्टडी किया। So this suggests that the moon has deep sea hydrothermal vents, producing these compounds, the same environment that have been life's cradle here on Earth. So Saturn's other moon Titan has also methane in its atmosphere. तो अर्लियर उसने उसको भी डिटेक्ट किया था, जो टाइटन मून है उसका उस पे भी फ्लाई बाय किया था। So Cassini has discovered geyser blasting particles of water ice into space on the fracture near Euclides South Pole that feeds Saturn's ring. So ये चीज़ है important. Next तो चलते हैं। एक क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स बोल सकते हैं? More number of moons. Saturn. ठीक है, I think NCERT में 65 हाँ NCERT में पुराना डेटा है अभी भी इसके ऊपर। आई थिंक मून 65 के आसपास है ना मून सैटर्न के, आई थिंक। मून इतना मून तो याद नहीं, बट सैटर्न ही है। उससे भी ज़्यादा है। हाँ उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि ना इनके मून्स वो रिंग में रहते हैं तो फॉर्म होते रहते हैं, मिलते रहते हैं। और मेरे ख्याल से NCERT में तो अपडेट भी नहीं कर रहा था, बहुत पुराना डेटा है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये नौका जो है एक रशियन स्पेस मॉड्यूल था जो रशिया ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग उनके पास जो मॉड्यूल है उसको चेंज करने के लिए, एंड इट वुड एक्ट एज अ रिसर्च फैसिलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ न्यूज़ में था। बाकी तो आई थिंक हम लोग पढ़ ही चुके हैं मेजरली इसके अंदर। फिर कुछ और ऐड करना है क्या? Every ISS orbits the Earth every 90 minutes. Yeah. सही है, ये भी फैक्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। डॉपलर रेडार। तो इसका सिग्निफिकेंस बता दो, किस चीज़ के लिए यूज होता है? तो इसको हम ऐसा यूज करते हैं कि लाइक ये वेव सेंड करता है, देन जब वेव मतलब डिटेक्ट होके वापस रिकॉर्ड करता है, तो ये इसलिए हेल्पफुल होता है कि ये बता देता है कि कितनी दूर मतलब रेन ड्रॉप पार्टिकल्स हैं या मतलब क्लाउड्स हैं, और उनकी पोजीशन क्या है, मतलब कि वो क्लोज आ रहे हैं या फिर मूव अवे हो रहे हैं मतलब। तो ये फिर वेदर पैटर्न को थोड़ा समझ में हेल्प करता है। और रेडियो रडार में वो वही होता है ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, उसका लॉन्ग फॉर्म। तो हम्म IMD किस मिनिस्टर के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। अर्थ साइंसेज है ना। करेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट भी पढ़ते हैं हम लोग, मतलब अगर 11th-12th में साइंस हो तो शायद पढ़ा होगा डॉपलर इफेक्ट। तो वो वेव्स को लेके है कि वो साउंड वेव जब मूव करती है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो सब इंसानों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उसी सेंस में ऑब्जर्व करता है कि टाइम कितना लगा एक बीम को ट्रांसमिट करने में एंड रिटर्न करने में, जिसके बेसिस पे वो फोरकास्ट कर सकता है कि रेन ड्रॉप्स कितना है एटमॉस्फेयर में,
और उनका डिस्टेंस कितना है रेडार से। तो इनफैक्ट ये बोला जाता है कि ना ये जितनी भी एजेंसीज हैं ये बोलती हैं कि हमें ये इस टाइप के डॉपलर रेडार और मिलने चाहिए, जिससे कि हम लोग ज़्यादा बेटर फोरकास्टिंग कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं स्पेस राइस। तो फालतू से टॉपिक है वैसे तो, ये चाइना आई ने थिंक ये फर्स्ट। उसमें भी हेल्पफुल होता है ना, ग्लेशियल आउटबर्स्ट के लिए मतलब। तो कुछ एक रिपोर्ट आई थी में भी, जब केदारनाथ पे ट्रेजेडी हुई थी, तो तब बोल रहे थे कि वहाँ पे ये होना चाहिए था, मतलब ये अप्रूव किया था बट ये लगा नहीं था वहाँ पे डॉप्लर रडार। नहीं नहीं, ग्लेशियल आउटबर्स्ट कह रहे हो या वो कह रहे हो क्लाउड बर्स्ट कह रहे हो? हाँ, दोनों के लिए भी हो सकता है ये। ग्लेशियल आउटबर्स्ट के लिए कैसे हो सकता है? वो तो पानी ही पिघल रहा है ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। हाँ तो मतलब कुछ ना कुछ तो, वो तो बैकएंड पे प्रोग्राम होते हैं ना, इसका तो वर्क सिंपल ही है ना कि डाटा कलेक्शन करना। तो दूसरा एप्लीकेशन भी हो सकता है ना शायद इसका। हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ह्यूमन ईयर तो की क्या होती है फ्रीक्वेंसी रेंज? 20 हर्ट से लेके 20,000 हर्ट। करेक्ट। ठीक है, तो स्पेस राइस वाला है ये चैंगी लूनर प्रोब जो है, वो रिटर्न from the seeds that returned from lunar voyage Changi lunar probe last year. So ये the country has been taking seeds of rice and other crop to space since 1978. Significance farming क्या क्या है? Expose होते हैं cosmic radiation के zero gravity. Some seeds can mutate and produce higher yields when planted back on Earth. ठीक है, तो राइस ब्रीडिंग में हेल्प कर सकते हैं, तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इसके अंदर। तो ये देख लेना। नेक्स्ट देख लो, क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फैसिलिटी टू बूस्ट रिसर्च। तो इसके बारे में कुछ बता सकता है क्या, क्या हो रहा है इस मिशन में? ठीक है, तो ये ऑनगोइंग डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर, जहाँ पे हम न्यू क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फैसिलिटी बना रहे हैं। ठीक है, सो नाम से ही पता लग रहा है माइक्रोस्कोपी है और क्रायोजेनिक। ठीक है, सो उससे हम लोग माइक्रो लेवल पे जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, लाइक एंजाइमोलॉजी, ड्रग डिस्कवरी एक्सेट्रा, उन सब चीज़ों पे रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो क्रायोजेनिक्स इज द साइंस दैट एड्रेसेस द प्रोडक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, एंड इससे हाई रेजोल्यूशन हम लोग अचीव कर सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स के केस में। ठीक है, तो ये चीज़ है इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, और बताया। ठीक है, आई थिंक यार आज के लिए यही स्टॉप करते हैं। कल स्पेस ऑब्जेक्ट वाले पार्ट से वापस पकड़ेंगे। ठीक है ना? श्योर। कल से टाइम थोड़ा सा जल्दी का रख लेंगे।